हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूं और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो प्रैक्टिस का ये 16वां वीडियो है, यानी इसके पहले 15 वीडियो आ चुके हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप एनसीईआरटी वाली वीडियो और प्रैक्टिस वाली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? पहला विकल्प है क्षुद्रांत्र, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है आमाशय और चौथा विकल्प है ग्रसिका। तो इसमें पूछा गया है कि आहार नाल का कौन सा भाग जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है, तो वह होती है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह कुंडलित होती है और लगभग 6 से 8 मीटर लंबी है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, तो ये आपको याद रखना है। और छोटी आंत जो है पित्त रस प्राप्त करती है और पित्ताशय में इसे संग्रहित करती है, तो पहला विकल्प इसमें सही है। अब जो यकृत है, यकृत मुख्य रूप से पित्त रस का स्राव करता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो पित्ताशय होता है उसमें संग्रहण होता है पित्त रस का, और यकृत इसका स्राव करता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। और यकृत में हेपेरिन, यूरिया, पित्त रस का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अग्नाशय के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है और यह अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पर कार्य करता है और यह उन्हें सरल अणुओं में बदल देता है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें पहला विकल्प सही है। अब ग्रसिका क्या है? तो ग्रसिका जो है यह एक खोखला अंग होता है जो भोजन को मुंह से पाचन तंत्र तक पहुंचाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, दूसरा है नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, तीसरा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन और चौथा विकल्प है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए जो पोषक होते हैं वे क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शॉर्ट में इन्हें NPK भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब उर्वरक क्या होते हैं? तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो एक विशेष पोषक तत्व से समृद्ध होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब खाद क्या है? कभी कभी खाद के बारे में भी प्रश्न आ जाता है। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मवेशियों के गोबर, मानव अपशिष्ट और पादप अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। तो दोनों बातों में अंतर आपको याद रखना है, उर्वरक और खाद दोनों में। इसमें चौथा विकल्प सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। शॉर्ट में इन्हें NPK कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। पहला विकल्प लिखा है ग्रसिका, मुख गुहिका, बृहदांत्र, दूसरा विकल्प है क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, तीसरा विकल्प है ग्रसिका, मुख गुहिका, मलाशय और चौथा विकल्प है ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। तो इसके भाग कौन कौन से होते हैं? मुंह है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल के भाग होते हैं। अब इसमें उन भागों को बताना है जिनमें कोई भी पाचन कार्य नहीं होता, तो वह हैं ग्रसिका, बड़ी आंत और मलाशय। इनमें कोई भी पाचन कार्य नहीं होता है, तो D विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
ग्रसिका के बारे में अभी आपको बताया था कि ये एक लंबी नली होती है जो भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाती है और भोजन को पचाने में बड़ी आंत की कोई भूमिका नहीं होती। यह केवल अपचित भोजन से जल को अवशोषित करती है। और जो मलाशय होता है इसमें अस्थायी रूप से मल सामग्री को संग्रहित किया जाता है जिसे गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनमें कोई भी पाचन कार्य नहीं होता, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी इसमें क्रम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो सबसे पहले होता है मुंह, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद होता है आमाशय, फिर होती तो सबसे पहले होता है मुख, उसके बाद ग्रसिका होती है, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। मुख आमाशय, मुख ग्रसिका आमाशय, इसमें बड़ी आंत पहले लिखा हुआ है, ये विकल्प नहीं होगा। मुख आमाशय ये भी गलत है क्योंकि मुख के बाद ग्रसिका होती है। तीसरा देखते हैं, मुख ग्रसिका आमाशय क्षुद्रांत्र बृहदांत्र, यही विकल्प सही है। पहले मुख, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। पहला है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है आयोडीन युक्त नमक, तीसरा है गुब्बारे में भरी वायु और चौथा है बिरास यानी पीतल। विषमांगी मिश्रण पूछा गया है। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण में कणों का आकार समान नहीं होता, तो ऐसे मिश्रण कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो जिस मिश्रण में कणों का आकार समान होता है वह होता है समांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है आयोडीन युक्त नमक, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, इसमें बी विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूतापी ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। पहला विकल्प है जहां तापी विद्युत संयंत्र हैं, दूसरा जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, तीसरा जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं और चौथा विकल्प है जहां कोयले की खानें हैं। तो भूतापी ऊर्जा जो होती है ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है और इस ऊर्जा के सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हैं जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा क्या है? पृथ्वी की उपसतह से आने वाली ऊष्मा को भूतापी ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो इसमें बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ डायनासोरों के पर थे यानी पंख थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि पहला विकल्प लिखा हुआ है सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, दूसरा है दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं, तीसरा है सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है और चौथा है पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुछ डायनासोरों के पर थे यानी पंख थे, हालांकि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसा समझा जा सकता है कि पक्षियों ने बाद में पंखों को उड़ने के लिए अनुकूलित किया है
और यह इंगित करता है कि विकास के दौरान पंख उपयोगी हो जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प, कि पक्षियों का जो विकास है वह सरीसृपों से हुआ है। डी विकल्प इसमें सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? पहला विकल्प है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसमें कहा गया है कि किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो हम चुनेंगे उत्तल लेंस को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को निश्चित दूरी पर रखा जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है। परीक्षण करने पर यह पाया गया कि पहला विकल्प है केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। दूसरा है लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। तीसरा विकल्प है लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। और चौथा है लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो सल्फर जो होता है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। अब इसमें पूछा गया है कि किसी चुंबक को लौह रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाएगा तो क्या होगा? तो जो लौह रेतन है वह चुंबक के दोनों ध्रुवों पर आकर्षित होगी, यानी कि चिपक जाएगी। तो इसमें जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। चुंबक के बारे में आपको याद रखना है कि इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पहला विकल्प है कॉपर, गोल्ड, आयरन। दूसरा विकल्प है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तीसरा विकल्प है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और चौथा विकल्प है गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो इसमें ऐसे समूह को बताना है जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम, यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये धातुएं जो होती हैं कम अविक्रियाशील होती हैं, ये मुक्त अवस्था में उपलब्ध होती हैं। तो इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी 2 रासायनिक प्रक्रियाएं धीमे दहन को दर्शाती हैं। तो लोहे पर जंग लगना और श्वसन दोनों ही रासायनिक प्रक्रियाएं हैं और ये दोनों धीमे दहन को दर्शा रही हैं। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह होगा यानी इसमें ए सही है और श्वसन ए और सी इसमें सही है, यानी कि आपका जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। सजीव जीव होगा यहाँ पर, सॉरी गलत लिख गया है, सजीव जीव है। पहला विकल्प है ईस्ट, दूसरा है शैवाल, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया और चौथा है जीवाणु। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है जीवाणु, तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जीवाणु जो होते हैं ये एक कोश की होते हैं और इनका आकार जो है कुछ का ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। पहला विकल्प है CO2 एवं H2O, दूसरा है CO2 SO2 एवं H2O, तीसरा है केवल CO2 और चौथा है CO2 CO एवं H2O। तो जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तो CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ऊष्मीमान की एसआई इकाई है। पहला विकल्प इसमें लिखा है जूल प्रति किलोग्राम, दूसरा विकल्प है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा विकल्प है किलो जूल प्रति किलोग्राम और चौथा है कैलोरी। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। अब इसमें ऊष्मीमान की एसआई इकाई पूछी गई है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। पहला विकल्प है पाश्चुरीकरण, दूसरा है जीवाणुनाशन, तीसरा है समांगीकरण और चौथा है किण्वन। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह जानी जाती है किण्वन के नाम से। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किण्वन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आहारी रेशे, पहला विकल्प है कोलेजन रेशों से बनते हैं, दूसरा है प्रोटीन से बनते हैं, तीसरा है रुक्षांश भी कहलाते हैं और चौथा है सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो जो आहारी रेशे होते हैं, आहार में उपस्थित रेशे यानी तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं या तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में आवश्यक योगदान देते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रुक्षांश भी कहलाते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब, पहला विकल्प है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, दूसरा है तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, तीसरा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं और चौथा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ जाता है तो उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों ही घट जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि का जो तारत्व है आवृत्ति पर निर्भर करता है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व भी कम हो जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? पहला है एक्रिलिक, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है नायलॉन और चौथा है रेयॉन। तो कृत्रिम रेशम कहलाता है रेयॉन। डी विकल्प इसमें सही है। रेयॉन जो है पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है और रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सी गैस है जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है? पहला विकल्प लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटने लगता है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा यदि शरीर में पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है और मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप लेखी सीस्मोग्राफ भूकंप अवलेख का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा है रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। और चौथा है भूकंपी तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती हैं। अब इनमें जो गलत है वह बताना है। तो बी में लिखा हुआ है कि भूकंप लेखी भूकंप अवलेख का रिकॉर्ड रखता है, ये गलत है। गलत ही पूछा गया है क्योंकि भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तत्पश्चात इससे भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल 20 प्रश्न मैंने लिए हैं। 20 प्रश्न एनसीईआरटी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।